नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की क्लास नंबर 2। बाइलिंगुअल हमारी क्लासेस चल रही है, मतलब एक ही वीडियो में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए कंटेंट जो है वो मिल रहा है। पहली जो क्लास जो कि हमने कर ली थी, आप सभी बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला इसे, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही एक और निवेदन करूँगा कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तक कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नॉलेज स्काई की इस फ्री कोर्स इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकें। हमारा जो एक कोर्स है कंप्लीटली फ्री है, जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों से प्रॉमिस करा था। यूपीएससी पीएफओ 2025 के लिए मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस सीरीज़ में मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन को कंप्लीट कर दिया था 31 क्लासेस लेकर। इसके बाद हमारी ये सोशल सिक्योरिटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज और कल में हम सोशल सिक्योरिटी को भी ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा हमने अकाउंटिंग की 15 क्लासेस ख़त्म कर दी हैं। जैसे आपकी सोशल सिक्योरिटी खत्म होगी, इसके बाद हम न्यू लेबर कोड्स को लेंगे और न्यू लेबर कोड्स के बाद हम वापस से अकाउंटिंग पर फिर से पहुंचेंगे और उसे ख़त्म करेंगे अगले आने वाली 5 से 7 क्लासेस में। उसके अलावा मैं बात करूं तो हमने ऑडिट को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। साथ ही मैंने आपके लिए 11,000 हिस्ट्री के क्वेश्चन, ताकि हिस्ट्री में आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं, जिसमें हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स को मैंने कवर कर लिया है। साथ ही मैंने आपको 6,000 और दूसरे क्वेश्चंस भी कराएँ वन लीनियर फॉर्म में, जो कि अलग-अलग स्टेट पीसीएस में आए हैं। तो कंटेंट नॉलेज स्काई पर और अचीवर्स दोनों चैनलों के माध्यम से आप सभी बच्चों तक पहुँचाया जा रहा है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रिक्वेस्ट यही है कि सभी बच्चे नॉल हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यदि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आप इनके पीडीएफ्स को, स्टडी नोट्स को एक्सेस कर पाएँगे। साथ ही हमारे बहुत ही सस्ते ₹49 के मॉड्यूल को ज़रूर डाउनलोड कर लें, और ये मॉड्यूल आपको डेफ़िनेटली बहुत हेल्प करेंगे। आपकी नोट मेकिंग की पूरी मेहनत बच जाएगी सिर्फ़ ₹49 के मॉड्यूल्स में, ठीक है? तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक है, वहाँ से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और मॉड्यूल्स को एक्सेस कर लीजिए। एप्लीकेशन पर बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि हमने सब्जेक्ट वाइज़ क्विज़ जो है वो बना दिए, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, लेबर लॉ, ये सभी के सभी क्विज़ मैंने बना दिए। फटाफट से जाओ और उन क्विज़ेज़ को जाकर अटेम्प्ट करो, बहुत मज़ा आएगा, फ्री हैं, ठीक है? यू विल से थैंक टू अस लेटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास नंबर 2 को, सोशल सिक्योरिटी की। और आज हम बात करने वाले हैं कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं, कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं सोशल सिक्योरिटी को पूरी तरह से लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रों की। यदि हम बात करें कर्मियों की, तो 2 तरह के क्षेत्र हैं, एक संगठित या फॉर्मल सेक्टर है, दूसरा असंगठित या इनफॉर्मल सेक्टर है। अब आगे बढ़ूँ और इन्हें डिटेल में समझो, उससे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को समझ लो। फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज़ सेक्टर भी बोलते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर भी बोलते हैं। होता क्या है इन दोनों में? बहुत सिंपल सा अंतर ये है कि देखो, कुछ एक क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें साल के 12 महीने लोगों के पास काम रहता है और उनके पास सैलरी लगातार आती रहती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर 12 महीने सैलरी नहीं मिलती है। कुछ समय काम रहेगा, कुछ समय काम नहीं रहेगा उनके पास। कुछ निश्चित समयों पर ऐसा हो सकता है कि उनके पास काम रहे, लेकिन कुछ निश्चित समय ऐसे भी हो सकते हैं जब उनके पास हो सकता है काम ना रहे। ठीक है? तो उस परिस्थिति में जहाँ पर 12 महीने काम है वो फॉर्मल सेक्टर है, जहाँ पर 12 महीने काम नहीं है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। जैसे कि खेती वाले हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है। ठीक है? तो यहाँ पर समस्या क्या है भाई? समस्या ये है कि भारत की जो वर्कफ़ोर्स है, वो अनइवनली डिवाइडेड है, असमान रूप से वर्गीकृत है। कैसे है? क्योंकि भारत की कुल जो लोग हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनमें से 10% लोग ही ऐसे हैं, जो फ़ॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बाकी के 90% लोग जो हैं, ये इनफ़ॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। अब समस्या ये है कि भारत के जितने भी नियम बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के 44 एक्ट हैं और 160 एक्ट अलग हैं, लगभग 200 एक्ट हैं स्टेट और सेंट्रल के मिलाकर। लेकिन दुविधा और दुःख की बात ये है कि इतने सारे एक्ट होने के बाद भी केवल और केवल 10% जो संगठित क्षेत्र है, उन एक्ट के द्वारा केवल इस 10% भाग को कवर किया जाता है, लेकिन 90% भाग पर कोई फ़ोकस नहीं है। ठीक है? तो एक्ट में चूँकि संगठित क्षेत्र को ही टारगेट किया गया है, उन्हीं को ही फुलफिलमेंट किया गया है, तो असंगठित क्षेत्र तो पूरा छूट जाता है। और देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी वर्कफ़ोर्स है, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है।
ठीक है, हम देख सकते हैं कि केवल 10% पॉपुलेशन जो है भारत की, ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, वो फॉर्मल सेक्टर में है। यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर गलत लिख गया, फॉर्मल सेक्टर में है। बाकी सभी के सभी कहाँ पर है सर? इनफॉर्मल सेक्टर में है। और जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, लॉज हैं, ये सभी के सभी फॉर्मल सेक्टर के लिए अवेलेबल है, लेकिन यहाँ के लिए इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमें देखने को यही मिलता है यहाँ पर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं फॉर्मल सेक्टर, याद रखना है, फॉर्मल भी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल या संगठित एक ही बात होती है। तो फॉर्मल सेक्टर की यदि हम बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर की यदि हम बात करें, तो मेनली दीज establishment are covered by the Factories Act 1948, Shop and Commercial Establishment Act, State Government Act, Industrial Employment Standing Order Act, etc, है ना। हमने जितनी भी एक्ट देखे, अब जितनी भी एक्ट हैं आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, चाहे आप मैटरनिटी की बात करें, आप ग्रेचुटी एक्ट की बात करें, आप ईपीएफ एक्ट की बात करें, आप ईएसआईसी एक्ट की बात करें, हम किसी भी एक्ट की बात क्यों ना कर ले, वो सभी के सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर के मजदूरों को, कर्मियों को कवर करते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है, आप कितने भी एक्ट मैंने आपको पढ़ा दी, किसी भी एक्ट में हमने नहीं देखा है कि हमने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसमें लिया हो या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इसमें लिया हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल सिक्योरिटी को लाने में। क्यों? क्योंकि जो भारत की 90% वर्क फोर्स है वो तो असंगठित क्षेत्र में है, लेकिन कोई भी लॉ जो है वो उनको कवर ही नहीं करता है। कोई भी जो लॉ है भारत में, सोशल सिक्योरिटी के ढेरों लॉज बनाए गए, उन ढेरों लॉज में से कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो उनको कवर कर पाए। द रीजन ऑलरेडी हैज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर द अबव लॉज। अब हमने देखा कि भाई संगठित क्षेत्र के पास तो भाई एक्ट के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स हैं, सामाजिक सुरक्षा के लाभ हैं, है ना। तो अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, संगठित क्षेत्र में कौन कौन आ जाता है? संगठित क्षेत्र में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आ जाते हैं, मतलब सभी सरकारी नौकरी वाले लोग आ जाते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी आ जाते हैं। यदि प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो इंफोसिस, टीसीएस या जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ के भी लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर आपको ये एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है कि भाई किस किस कैटेगरी के वर्कर्स, किस किस या कहाँ कहाँ काम करने वाले लोग जो है वो आपके संगठित क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करूं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग कौन कौन होते हैं, ज़रा ये समझ लीजिए। यदि ग्रामीण शहरों में बात करें, हम रूरल एरियाज में बात करें, तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, मतलब वो लोग गांव के जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, तो ये असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की हमने, अब अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे और मंझोले जो किसान होते हैं, जिनके पास मान लेते हैं रबी की फसल हो जाती है तो खरीफ की नहीं होती, खरीफ की हो जाती है तो रबी की नहीं होती, ये लोग। शेयर क्रॉपर्स, मतलब छोटी सी ज़मीन पे बहुत सारे लोग शेयरिंग करके क्रॉप कर रहे हैं, वो आ जाते हैं। पर्सन इंगेज्ड इन, इसके अलावा वो लोग जो एनिमल हस्बेंड्री में हैं, फिशिंग में हैं, हॉर्टिकल्चर में हैं, बी कीपिंग में हैं और टोडी टैपिंग में हैं, इतनी जगहों पर काम करने वाले लोग भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाते हैं। फॉरेस्ट वर्कर असंगठित क्षेत्र में आते हैं। रूरल आर्टिशन जो होते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, बाड़े का काम करते हैं, या जो कारपेंट्री बाड़े का काम करते हैं, आयरन जिन्हें हम गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, ये सभी लोग जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। वैसे यदि हम बात करें शहरों में रहने वाले कौन से मजदूर जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, तो यहाँ पर हमें स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब जो ठेलों पर दुकान लगाते रहते हैं छोटे छोटे, वो। हॉकर्स, जो आपके इधर मान लीजिए गैस की डिलीवरी करने आ रहे हैं या कुछ और डिलीवरी करने आ रहे हैं, वो। हेड लोड वर्कर्स, कोबलर्स, टिन स्मिथ, गारमेंट मेकर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ईटीसी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट दी, जिस लिस्ट के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि भाई शहरी इलाकों में ये इस कैटेगरी के लोग और ग्रामीण इलाकों में इस कैटेगरी के लोग, ये वो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्रों में आते हैं। अब सर हमने ये क्यों पढ़ा? तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि भाई एक हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में केवल और केवल 10% वर्क फोर्स है हमारी, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90% वर्क फोर्स है हमारी।
लेकिन हमारे जो एक्ट हैं उसमें से 99% एक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करते हैं, और लगभग नल एक्ट जो हैं वो इस वर्कफोर्स को कवर करते हैं, जो कि सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नए एक्ट लाए जाएं जो इस पूरी की पूरी 90% की जो वर्कफोर्स है आपकी, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसे कवर किया जा सके। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। अब क्या होता है, सरकार जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलाती है उसे दो कैटेगरी में मेनली बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी होती है आपकी दोस्तों, वो कहलाती है सोशल असिस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक सहायता। और जो दूसरी कैटेगरी कहलाती है आपकी, वो होती है सोशल इंश्योरेंस, यानी कि सामाजिक बीमा। दोनों को अब हम समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। ध्यान से समझेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं, फिर हम इसे समझते हैं। देखो, सोशल असिस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो सोशल असिस्टेंस रेफर्स टू द असिस्टेंट रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट to the needy person without asking them to make contribution to the entitled to get such assistance। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि जो सोशल असिस्टेंस होता है ये सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें कर्मचारी को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा, कर्मचारी को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, सोशल असिस्टेंस इंक्लूड these benefits which are provided by the government without any contribution from the workers, employers, workmen। ठीक है, तो तो आपको वो समझना है कि देखो, जो सोशल सिक्योरिटी है वो कई तरीके से एक कर्मचारी के पास पहुंचती है। एक वो व्यवस्था होती है जिसमें सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है और आपके लिए सुविधाएं मुहैया कराती है। दूसरा केस ये होता है कि जब गवर्नमेंट आपसे कंट्रीब्यूशन लेती है, कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है और फिर आपके लिए सुविधाएं मुहैया कराती है। जैसे कि हम बात करें ईएसआईसी, हम बात करें ईपीएफ, इनमें आपसे भी कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, और कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर में लाता है और उसके बेनिफिट आपको कंबाइंड फॉर्म में दिए जाते हैं, तो ये इंश्योरेंस कैटेगरी में चला जाएगा। वहीं आप देखेंगे वर्कर्स कंपनसेशन की हम बात करें, मैटरनिटी बेनिफिट की हम बात करें, ये या इस एक्ट में जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं इसके लिए आपसे किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा जाता है। वर्कर कंपनसेशन सरकार या कर्म या जो नियोक्ता होता है वो पूरी तरह से अपनी तरफ से देता है। या जो मैटरनिटी बेनिफिट की हम बात करें, तो मैटरनिटी बेनिफिट में ऐसा नहीं होता है कि महिलाओं से कंट्रीब्यूशन मांगे गए हों, बिल्कुल भी नहीं। जब मैटरनिटी फेज़ में महिलाएं होती है तो उन्हें सरकार की तरफ से, नियोक्ता की तरफ से बेनिफिट दिए जाते हैं। इसमें किसी भी तरह का उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया जाता। तो सोशल असिस्टेंट के माध्यम से सरकार कुछ सहायता मुहैया कराती है, जिसमें कर्मचारियों से किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता है। मतलब ये चीज़ें पूरी तरह से सरकार की तरफ से रहती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक सहायता से तात्पर्य सरकार द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता से है, जो उन्हें इस तरह की सहायता प्राप्त करने के लिए योगदान देने को नहीं कहती। दूसरे शब्दों में, सामाजिक सहायता में वे लाभ शामिल हैं जो श्रमिकों और नियोक्ताओं के योगदान के बिना सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब वहीं हम बात करें सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है, ये एक ऐसी स्कीम होगी जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बेनिफिट एम्प्लॉयर को दे दिए जाएंगे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा ईपीएफ, इसमें 12% कर्मचारी मिला था, 12% नियोक्ता मिलाता है, और इसका बेनिफिट किसको मिल जाता है, एम्प्लॉय को मिल जाता है। 24% सैलरी का उसका हर महीने जुड़ता जाता है। तो यदि कर्मचारी कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो सोशल असिस्टेंस कैटेगरी में आ जाता है, और यदि सरकार अपनी तरफ से सभी कुछ मुहैया करा रही है तो वो सोशल असिस्टेंस में आ जाता है, और यदि कर्मचारी कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो सोशल इंश्योरेंस में आ जाता है। ठीक है, कितने बच्चों को दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ज़रा मुझे फटाफट से बता दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि हाँ सर, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, बिल्कुल खोपड़ी में छेद करके अंदर तक पहुंच गई हैं, और हम एग्ज़ाम में बिल्कुल सही क्वेश्चन टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया। तो भारत में कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी लॉज है, ज़रा इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो कई सारे ऐसे एक्ट हैं जिनके माध्यम से सरकारें
जो है वो भारतीय लोगों को, इंडियन वर्कर्स को क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। अब सोशल सिक्योरिटी चाहे वो असिस्टेंस के माध्यम से प्रोवाइड कराए या इंश्योरेंस के माध्यम से प्रोवाइड कराए। यदि असिस्टेंस के माध्यम से प्रोवाइड कराएगी तो पूरा का पूरा जो अमाउंट होगा या जो भी चीज़ें होंगी वो सरकार की तरफ से दी जाएंगी। लेकिन यदि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा तो इसमें एम्प्लॉय से भी कंट्रीब्यूशन लिए जाएंगे। तो कुछ एक्ट ऐसे हैं जो इंश्योरेंस नेचर के हैं, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो असिस्टेंट नेचर के हैं। जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो कि 1948 में आया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट जो कि 1952 में आया, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट जो कि 1923 में आया और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 में आया। ये सभी के सभी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो कि 1972 में आया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कई सारी योजनाएं भी जो हैं वो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, जैसे कि अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में क्या होता है कि भाई इसमें लोग जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो गैर सरकारी कर्मचारी भी हैं, वो क्या करते हैं, इसमें एक सब्सक्राइब करना होता है इसे। तो क्या होगा, इसमें 18 से 55 साल तक के लोग रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और एक सर्टेन एज के बाद उन्हें एक, अपनी जब भी वो रिटायर होंगे तो उन्हें एक फिक्स अमाउंट जो है वो हर महीने मिलेगा पेंशन के तौर पर, जिसे बोला गया अटल पेंशन योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें क्या होता है कि आपसे ईयरली प्रीमियम लिया जाता है और इसमें दुर्घटना बीमा रहता है, एक्सीडेंटल बीमा रहता है, जिससे यदि कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनन योजना, ठीक है, ये छोटे व्यापारियों को कवर करती है। पेंशन योजना लाई गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसमें जनधन खाते खुलवाए गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है ये। डिफरेंट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स, जिन्हें डीबीटी कहा गया, डीबीटी के बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए। तो ऐसी कई सारी स्कीम्स है जिनके माध्यम से सरकार जो है वो सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराती है। अब हम यहाँ पर एक एक करके कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो सोशल असिस्टेंस के माध्यम से हों, चाहे वो सोशल इंश्योरेंस के माध्यम से, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जिसे ईएसआई एक्ट भी हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये एक्ट हर उस फैक्ट्री में लगता है या हर उस एस्टेब्लिशमेंट में लगता है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हों। अब इस एक्ट के क्या फ़ायदे हैं, तो ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है मेडिकल केयर एम्प्लॉयज़ के लिए और उनके परिवारों के लिए। इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड कराता है, कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है बीमारी के दौरान और मैटरनिटी के दौरान। इसीलिए याद रखना, यदि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के फ़ायदे लिए जा रहे हैं तो ईएसआईसी के बेनिफिट के फ़ायदे नहीं मिलते, और ईएसआईसी के बेनिफिट मिल रहे हैं तो इसके सेम विथ कंपनसेशन। इसके अलावा मंथली पेंशन आफ्टर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। तो अब आपसे पूछा जाए कि ईएसआई क्या क्या कवर करता है, तो आपको याद रखना है, ईएसआई आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड कराता है, किसको, वर्कर को और वर्कर की फैमिली को। कैश बेनिफिट प्रोवाइड कराता है कब कब, सिकनेस के केस में और मैटरनिटी के केस में। इसके अलावा मंथली पेंशन भी ये प्रोवाइड कराता है दो परिस्थिति में, जब व्यक्ति की डेथ हो जाए या फिर वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए, मतलब जब वो काम करने की हालत में बचे ही ना या व्यक्ति ही ना रहे काम करने के लिए। इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, अब ये तो सभी समझ चुके हैं। प्रोविडेंट फंड के लिए क्या है, यदि 10 या 10 से ज़्यादा पावर्ड वाले में और 20 या 20 से ज़्यादा विदाउट पावर वाले एरिया में है, वर्क कंपनी में है, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता था, हमने देखा था। और ये एक्ट क्या करता था, ये एक्ट का फंडा ये था कि ये सुपर एन्युएशन मतलब जब नौकरी खत्म हो किसी भी माध्यम से या डेथ हो जाए तो उस समय आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो अवेलेबल कराता था, जिसमें 12% हर महीने जब तक नौकरी में है एम्प्लॉय लगाएगा, 12% एम्प्लॉयर लगाएगा। रिटायरमेंट के बाद उसे ये पैसा फंड के फॉर्म में मिल जाता है। इसके अलावा वर्कर कंपनसेशन एक्ट जो कि 1923 में आया था, डब्ल्यूसी एक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो वर्कर कंपनसेशन एक्ट बेसिकली क्या करता है, ये मिस हैपनिंग के केसेस में कंपनसेशन प्रोवाइड कराता है। मिस हैपनिंग का मतलब एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाए तब। और इसके लिए कंडीशन क्या है,
10 और 20 वाली कंडीशन तो अब आप लोगों को रटी गई होगी। वो सभी कंपनियां जहां पर 10 कर्मचारी हैं और वो पावर से काम करती है वहां पर लगेगा, या 20 कर्मचारी जहां पर पावर से काम नहीं होता वहां पर लगेगा ये एक्ट। ठीक है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो 3 दिन या ज़्यादा 3 से ज़्यादा दिन तक एडमिट रहा है वो एलिजिबल होगा। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होता है और वो 3 दिन के पहले रिकवर करके आ जाता है तो उसे कंपनसेशन एक्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। 3 दिन से ज़्यादा यदि एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है, तो ही वो लायबल होगा। ठीक है, एलिजिबल होगा लेने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, एक लमसम अमाउंट कंपनसेशन के फॉर्म में दिलाया जाता है उसे। इसके अलावा अगला क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की मैं बात करूँ तो वही 10 और 20 वाला रूल तो एज इट इज़ है। इसके अलावा कोई भी महिला जिसने पिछले 1 साल में 180 दिन या इससे ज़्यादा तक काम किया है तो वो भाई इस एक्ट के तहत बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल मानी जाएगी। इसमें क्या होगा, 26 हफ्ते की पेड लीव दी जाती है। माफ़ी चाहूँगा। क्या होता है भाई, 26 हफ्ते की 26 वीक की क्या दी जाती है यहाँ पर, पेड लीव दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मेडिकल बेनिफिट के अलावा कंपनसेशन भी जो है वो अवेलेबल यहाँ पर कराया जाता है। अगला जो एक्ट है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये सारे एक्ट मैंने डिटेल में भी कवर करे हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ आप सभी बच्चों को ताकि आपको याद रहे कि ये एक्ट जो है ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट है। ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की हम बात करें जो कि 1972 में आया था, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 तो बेसिकली ये क्या करता है, ग्रेचुटी प्रोवाइड कराता है। ग्रेचुटी क्या होता है, ये 15 दिन की सैलरी हर साल की एक्यूमुलेट करता जाता है, और जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायर होते समय आपको ये सैलरी मिलती है जितने साल आपने जॉब करी होती है। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहली चीज़ तो 10 और 20 वर्कर वाला क्राइटेरिया कंपनी के लिए हो गया। अब कंपनी एलिजिबल है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कराएगी। तो एम्प्लॉय के लिए क्या कंडीशन होती थी, एम्प्लॉय के लिए कंडीशन होती थी कि पहली चीज़ तो उसने 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस करी हो। 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस करी हो मतलब 5 साल उसने उस कंपनी में बिताए हों, काम किए हों। यदि 5 साल किसी व्यक्ति ने उस कंपनी में बिताए हैं तो वो ग्रेच्युटी के लिए पात्र होता है। तो वो किस चीज़ के लिए पात्र होता है, ग्रेच्युटी के लिए पात्र होता है और ग्रेच्युटी ले सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। डिटेल में आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 31 वीडियो हैं आपके एक्ट के, उन सारे एक्ट को कवर कर लो। साथ ही हमारी जो एक्ट स्पेशल पीडीएफ है जो कि सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये की है, ऐप पर है। तो यदि आप नोट मेकिंग नहीं करना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड करें और ऐप में ई बुक सेक्शन में जाकर इस पीडीएफ को परचेज करें। सिर्फ 49 रुपये की, ये सारे के सारे एक्ट एक ही जगह मिल जाएंगे नोट मेकिंग के साथ। तो झंझट खत्म, से रीड करना है बस, बात खत्म। ठीक है। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भारत में जो सोशल सिक्योरिटी है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो सोशल सिक्योरिटी होती है उसमें क्या अंतर है। मतलब ये कि देखो, हम सभी को पता है इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और बहुत सारे डेवलप नेशन है, जैसे कि हम बात करें यूएसए की, हम बात करें रसिया की, हम बात करें जर्मनी की या ब्रिटेन की, तो ये डेवलप्ड नेशन है। तो भारत की सोशल सिक्योरिटी में और इन कंट्रीज़ की सोशल सिक्योरिटी में अंतर क्या है। तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि वी डू नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि भाई 10% वर्क फोर्स हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन 90% हमारी वर्क फोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो हमारे पास सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमारे पास डब्बा गोल है। मतलब हमारी सबसे बड़ी वर्क फोर्स, मतलब टोटल जो लोग हैं उसमें से 90% लोग जहाँ पर हैं उनके लिए कोई स्कीम ही नहीं है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है ही नहीं। लेकिन वहीं यदि हम बात करें फॉरेन में, तो फॉरेन में ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए इक्वल स्कीम्स हैं। तो सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक यही हो गया, सबसे बड़ी हार्डशिप तो यही हो गई। इसके अलावा 92% ऑफ द वर्कर इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर विच इज़ लार्जली अंडर अनकवर्ड। वही चीज़ की भाई 90% लोग जो हैं वो आप सोशल सिक्योरिटी तो उनको प्रोवाइड करा ही नहीं रहे हैं। एक ठेले पे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, कोविड के समय भाई उसके साथ तो हालत ख़राब हो गई थी, या जो व्यक्ति दुकान लगाते थे उनकी हालत ख़राब हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी भाई 2 ढाई महीने तो दुकानदारी बंद रही। उनके पास जो कुछ भी सेविंग्स थी, यदि थोड़ी बहुत थी, वो सब बिक गई थी। लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे, लोगों को मारामारी पड़ गई थी, हम सभी ने देखा था कोविड में। तो
उस परिस्थिति में भाई फॉरेन्स में देखा गया कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ था उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड कराए गए, उन्हें एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कराया गया, उन्हें घर बैठे चीज़ें मुहैया कराई गई। तो डेवलप्ड नेशन में हर एक कैटेगरी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया और बहुत अच्छे तरीके से हर एक व्यक्ति तक, हर एक वर्कर तक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम जो थी वो पहुँच में थी। यहाँ पर बात करें अगली कहानी कि टुडे 1/8 ऑफ द वर्कर वर्ल्ड्स ओल्डर पीपल लिव इन इंडिया। मतलब भारत में 1/8 टोटल विश्व की पॉपुलेशन की 1/8वां भाग भारत में है। द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दीज डिपेंड ऑन द ट्रांसफर फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। ठीक है। अब बात करते हैं, मतलब जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो बूढ़े लोगों जो हैं वो पैसे के लिए अपने बच्चों पर ही निर्भर हैं, मतलब सरकार की तरफ से कोई स्कीम ही नहीं है उनके पास। इसके अलावा एड्रेसिंग सोशल सिक्योरिटी कंसर्न विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू रिटायरमेंट इनकम फॉर वर्कर, एक ये सिनारियो। इसके अलावा हम बात करें इन इंडिया द कवरेज गैप सच दैट वर्कर्स who do not have access to any informal scheme for old age income provisions constitute about 92% of the estimated workforce, around 400 million people। मतलब 400 मिलियन लोग जो हैं भारत में वो अभी भी ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में है और उनके पास किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम की पहुंच ही नहीं है, वो इस स्कीम से ही बाहर है पूरी की पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें तो प्रोविडेंट फंड हम सभी को पता है कि क्या होता है। प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत होता है। इसमें एम्प्लॉय अपनी मंथली सैलरी का 12% और एम्प्लॉय की मंथली सैलरी का 12% एक एक अकाउंट में रखता है जिसे हम बोलते हैं यूएएन अकाउंट नंबर, और इसमें 24% उसका जुड़ता जाता है हर महीने, और ये लास्ट में उसे प्रोविडेंट फंड के रूप में मिलता है जब वो रिटायर हो जाता है। प्रोविडेंट फंड के लिए हमने क्राइटेरिया क्या पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में आ जाता है तो वो अपना पूरा का पूरा फंड निकाल सकता है, लेकिन 55 साल से पहले वो 90% तक फंड निकाल सकता है। ठीक है। फंड के लिए क्राइटेरिया क्या है? बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर लेना एट्सेट्रा, या उसकी मेडिकल नीड्स। डिसएडवांटेज हम देख चुके हैं भाई। ठीक है। कि इसमें जो है वो 8% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से जो है ये 8% सफिशिएंट नहीं होगा उस समय, सिंपल सी बात है। ठीक है। बट स्टिल इट इज़ अ प्लान। ठीक है। तो यहाँ से हमारी चीज़ें जो सोशल सिक्योरिटी की दोस्तों ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ है वो समझ आई होगी। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ें रह गई हैं सोशल सिक्योरिटी में, उन्हें मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो के माध्यम से और अवेलेबल करा दूँ। अराउंड ये 20-25 मिनट का एक वीडियो और मिलेगा आपको जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी की बची हुई 1-2 फैक्ट जो चीज़ें उन्हें भी कवर कर देंगे। तो तब तक आप बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, क्लासेस की फ्री पीडीएफ को, पेड पीडीएफ को, क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है वो नॉलेज का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अलग अलग सेक्शंस में जो कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज जो है वो सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन भी ट्रैक कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।